हेलो दोस्तों, क्या आप इम्तिहानों की तैयारी करके थक गए हैं? अब जब आपके इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, तो मनोरंजन के उन साधनों के बारे में सोचें जो इम्तिहान के बुखार को पूरी तरह से उतारने में मदद कर सकते हैं। गेम्स, है ना? आपने अब तक बहुत से गेम्स खेले होंगे, जैसे काउंटर स्ट्राइक, GTA वाइस सिटी, सुपर मारियो ब्रोस, स्पाइडरमैन वगैरह। अब कुछ बदलाव करें। हम आपको गेमिंग की दुनिया में ले जा रहे हैं। आखिरकार केवल काम ही काम हो और कोई मजा न हो तो इंसान ऊब जाता है। हम अपने मनोरंजन के लिए गेम्स खेलते हैं और कभी-कभी कुछ उपलब्धियों या इनाम के लिए भी। इन्हें अकेले, टीम में या ऑनलाइन, गैर व्यावसायिक या व्यावसायिक ढंग से खेला जा सकता है। मन ऊब गया हो या किसी तरह की निराशा हो, गेम्स खेलकर हम सारे तनाव भूल जाते हैं। गेम का इस्तेमाल शैक्षिक साधन के रूप में भी किया जाता है और इस क्षेत्र में आप अपना करियर भी बना सकते हैं। अब हम इस पूरे विवरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गेम्स की दुनिया में स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक गेम वे होते हैं जिनमें खिलाड़ी किसी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर तस्वीरों को नियंत्रित करते हैं। वीडियो गेम्स इलेक्ट्रॉनिक गेम होते हैं जिसमें यूजर इंटरफेस पर सहभागिता करके 2 या 3 आयामी वीडियो डिस्प्ले डिवाइस जैसे टच स्क्रीन, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट या मॉनिटर या टीवी सेट पर दृश्य प्रतिपुष्टि सामने आती है। ये गेम अकेले, टीम में या ऑनलाइन खेले जा सकते हैं। गेम के प्रमुख भाग लक्ष्य, नियम, चुनौतियां और बातचीत होते हैं। बहुत से दिमागी गेम की मदद से खिलाड़ियों को बहुत सी बातों की जानकारी होती है। 2D और 3D में कुछ ऐसे गेम हैं जैसे सुपर मारियो, कैंडी क्रश और एज ऑफ एम्पायर। शैक्षिक, एक्शन, सिमुलेशन, स्ट्रेटेजी गेम जैसे बहुत तरह के ऐसे गेम हैं जिनकी मदद से खिलाड़ी अपने दिमाग की ताकत बढ़ा पाते हैं और वे शैक्षिक साधन के रूप में भी काम करते हैं। शैक्षिक गेम को खास तौर पर बनाया जाता है जिसमें प्रासंगिक या माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी शामिल होती है। एक्शन गेम वीडियो गेम होते हैं जिनमें शारीरिक चुनौतियां होती हैं, खास तौर पर हाथ और आंखों का तालमेल और प्रतिक्रिया का समय शामिल होता है। सिमुलेशन गेम के जरिए प्रशिक्षण और विश्लेषण के लिए असल जिंदगी से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों की नकल की जाती है। स्ट्रेटेजी गेम किसी खिलाड़ी के निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थिति के अनुसार जागरूकता में सुधार करता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही वीडियो गेम के भी फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। गेमिंग के बहुत से फायदे हैं और उनमें से एक है कि इससे बच्चों और बड़ों दोनों की जानकारी बढ़ती है। शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह दिमागी गेम खिलाड़ी के दिमाग को लगातार सक्रिय रखते हैं, जिसमें दिमाग बेहतर ढंग से काम करने लगता है। आइए देखें कभी-कभी गेम खेलना क्यों अच्छा होता है। खिलाड़ी की नजर, सुनने की शक्ति और शारीरिक गतिविधियों के साथ तालमेल बैठने में मदद करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है और इसकी मदद से निराशा दूर की जा सकती है। गेम से खिलाड़ियों के बीच बहुत सी अच्छी आदतें आती हैं, जैसे एकता, अपनापन, दोस्ती और ग्रुप से लगाव होना। इससे टीम वर्क को प्रोत्साहन मिलता है। विभाजित दूसरा निर्णय लेने से समस्या के समाधान की क्षमताओं में सुधार होता है। निर्देश सुनकर उनका पालन करने से व्यक्ति की याददाश्त में सुधार होता है। किसी खास लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखने से ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है। कुछ गेम सीखने के मामले में बेहतरीन होते हैं। बहुत सारे उत्तेजकों के कारण दिमाग की रफ्तार बढ़ती है। इससे खिलाड़ियों में मल्टीटास्किंग की क्षमता आती है। ऑनलाइन गेमिंग में
खिलाड़ी लगातार आपस में बातचीत करते रहते हैं, जिससे उनमें सामाजिक कौशल बढ़ता है। थोड़ा बहुत गेम खेलते रहने से खिलाड़ियों पर अच्छा असर पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आदर्श वीडियो गेम खूबसूरती, दिमागी ताकत और कलाकारी का मिश्रण होता है। हल्की फुल्की गेमिंग की शुभकामनाएं। दोस्तों, एक मजेदार तथ्य पेश है। क्या आप जानते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला गेम बन गया था? पूरी दुनिया में एक हफ्ते में इसे 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। मजेदार बात यह है कि उसमें भी 1.31 करोड़ डाउनलोड केवल भारत में किए गए, जो अमेरिका के 1.73 करोड़ डाउनलोड के बाद दूसरे नंबर पर है। मारियो, कैंडी क्रश और एज ऑफ एम्पायर जैसे गेम से आप परिचित होंगे। अगर आपको किसी गेम के साथ सक्रिय रहने का और अपने आदर्श रूप में रहने का मौका मिलता है, तो वो गेम और भी मजेदार हो जाता है। प्लेटफॉर्म गेम में कूदने वाला पहला पात्र मारियो एक गोल मटोल प्लम्बर है, जो अपने भाई लुइजी के साथ मशरूम राज्य में रहता है। आमतौर पर वो राजकुमारी पीच को मुसीबत से निकालकर अपना राज्य बचाता है और अपने साहसिक कारनामों के कारण वो मशहूर हो जाता है। तकनीकी दुनिया में इस गेम ने सबसे लंबा समय बिताया है। इस गेम की कहानी स्क्रीन पर आगे बढ़ती रहती है। अपनी ग्राफिक्स, खेल के आसान तरीके, रिप्ले फीचर, खोज के लिए मिलने वाले इनाम और महारत हासिल करने जैसी बातों से इसने सभी को हैरान कर दिया। कैंडी क्रश सागा एक पजल वीडियो गेम है, जिसमें खिलाड़ी एक गेम बोर्ड पर रंगीन कैंडी के टुकड़ों को स्वैप करके लेवल पूरे करते हैं। इसमें एक ही रंग की 3 या अधिक कैंडी को एक लाइन पर लाकर उन्हें साफ करते हुए अलग अलग लेवल्स पूरे करने होते हैं। इस गेम से खिलाड़ियों की कई मीठी यादें जुड़ी हैं। अचानक मिलने वाले इनामों से खिलाड़ी गेम में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये गेम फेसबुक से जुड़ा है, जो खिलाड़ियों के सामने ये स्पर्धा पेश करता है और जीतने से स्वाभाविक तौर पर उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। एज ऑफ एम्पायर एक ऐतिहासिक रियल टाइम स्ट्रेटेजी वीडियो गेम है, जिसके जरिए खिलाड़ी स्टोन एज यानी पाषाण युग से आयरन एज यानी लौह युग तक अपनी सभ्यताएं बनाते हैं। अपने ग्राफिक्स और अवधारणा के कारण ये गेम बहुत लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, जिसके कारण इसके जैसे और भी बहुत से गेम बन गए। और हम पबजी कैसे भूल सकते थे, जो हमें उत्तरजीविता और टीम के साथ काम करना सिखाता है। ये गेम बहुत ही कम समय में कैसे लोकप्रिय हो गए हैं। गेमिंग उद्योग में करियर बनाने के लिए कैसे अवसर मिलते हैं? अच्छे गेम का मतलब है जहां बहुत सारे लोग और व्यवसाय एक साथ काम करते हैं। आप अपने आसपास जितने भी सफल गेम देखते हैं, उन्हें बनाने में बहुत सारी मेहनत और कुशलता लगती है। यहाँ बहुत से ऐसे करियर प्रोफेशनल होते हैं जिनसे आपकी मुलाकात किसी गेम के पीछे ही होगी। इस क्षेत्र में मौके बढ़ रहे हैं और गेमिंग में अच्छा करियर बनाने के लिए इनमें से किसी को भी अपनाया जा सकता है। प्रोड्यूसर, हर प्रोजेक्ट को एक मैनेजर की जरूरत होती है। बतौर वीडियो गेम प्रोड्यूसर आपको गेमिंग उद्योग के लिए यही करना होगा। आपकी प्रमुख भूमिकाओं में समझौतों के लाइसेंस, बीटा टेस्टिंग और अलग अलग डिजाइनर एवं डेवलपर की टीम के बीच तालमेल बैठाना शामिल होगा। तो बतौर प्रोड्यूसर आपको पूरे गेम और उसके विकास की पूरी जानकारी होगी और आप इसके सफर को अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। गेम टेस्टर, हम जानते हैं कि सभी सफल उत्पाद मार्केट रिसर्च से गुजरते हैं। गेम टेस्टर गेमिंग उद्योग के लिए रिसर्च का आधार होते हैं।
टेस्टर के रूप में आप किसी गेम के मार्केट में आने से बहुत पहले ही उन्हें खेल सकते हैं। आपकी मुख्य भूमिका होगी मार्केट में आने से पहले ही गेम की कमियों और गलतियों को पकड़ लेना, ताकि यूजर को बेहतर अनुभव दिए जा सकें। साउंड डिजाइन। आसान से मुश्किल तक हर तरह के गेम में एक चीज जरूर पाई जाती है और वो है तरह तरह की आवाजें। आवाज से गेम असल जैसे लगते हैं और खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव मिलता है। तो ये एक प्रभावशाली और रचनात्मक क्षेत्र है जिसे आप गेमिंग के करियर के दौरान अपना सकते हैं। गेमिंग डिजाइन। बिना संदर्भ की कहानी वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव। बतौर गेम डिजाइनर आप स्टोरी लाइन से लेकर गेम की सेटिंग और नियमों तक सब कुछ संभाल सकते हैं। एक लाजवाब गेम को जन्म देने में आपका रचनात्मक नजरिया बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। गेम प्रोग्रामर्स। गेम प्रोग्रामर इस श्रृंखला की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तकनीकी कोड बनाते हैं जिनसे ही असल में गेम चलते हैं। इन्हीं से पूरी कहानी को जिंदगी मिलती है और इनके कारण ही गेम बिना रुके रोचक तरीके से चलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं गेमिंग उद्योग बहुत बड़ा है जहां करियर से जुड़े बहुत से मौके मिल सकते हैं। अब आप जानते हैं अपने सपनों के पीछे चलना असंभव ही नहीं। गेमिंग उद्योग में तरह तरह के काम की भूमिका है। गेम्स के जरिए आप घर बैठे ही तरह तरह की सेटिंग्स पर जा सकते हैं जो असल जैसी और शानदार होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि कैसे आप अपनी पिछली सीट से आगे आकर गेम बनाने की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं? भारत में गेमिंग उद्योग की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में प्रोफेशनल लोगों की मांग तेजी से बढ़ रही है और तरह तरह की नौकरियां उपलब्ध हो रही है। आइए हम गेमिंग उद्योग के कुछ बेहतरीन करियर्स पर नजर डालें। सारे दिन गेम खेलकर पैसे कमाना किसी भी गेमर के सपनों की नौकरी होगी और गेम टेस्टर की भूमिका भी कुछ खास अलग नहीं होती, लेकिन ये उतना तेज नहीं। गेम टेस्टर या बीटा टेस्टर चाय के कप के साथ बैठकर आराम से गेम की स्टेज पार नहीं करते। उन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गेम को जांचना होता है। उन्हें गेम का प्रदर्शन जांचना होता है, बग्स पहचानने होते हैं और गेम के प्रोग्रामर्स को जरूरी बदलावों के सुझाव देने होते हैं। गेम टेस्टिंग के काम में एक ही लेवल पर बार बार खेल कर देखना होता है कि उनमें किसी तरह की कमी तो नहीं रह गई। तो जब भी आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जो बिना रुकावट बहुत अच्छे ढंग से चलता है, तो ऐसा बहुत से बेहतरीन गेम टेस्टर के कारण ही संभव हो पाता है। वे जांचते हैं कि किसी कमी के कारण गेमिंग का मजा कम न हो पाए। गेम डिजाइनर। क्या आपने कभी उनो जैसा आसान सा गेम ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश की है जिसने वो पहले कभी न खेला हो? ये कोई आसान काम नहीं है। गेम को सही ढंग से खेलने और उसका मजा लेने के लिए बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होती है। इसी तरह ऑनलाइन गेम में भी बहुत से नियम और जरूरी चीजें होती है। उत्साह से भरपूर दर्शकों तक पहुंचने से पहले बहुत सी चीजें ठीक ठाक करनी होती है ताकि ये बहुत मुश्किल भी न रहे और आप खुलकर उसका मजा भी ले सकें। तो गेम डिजाइनर का काम क्या होता है? गेम डिजाइन के काम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनके अनुसार इसमें बहुत से व्यवसाय भी आते हैं। प्लॉट, स्टोरी लाइन और डायलॉग, मैप, लेवल और कठिनाइयां, गेम जीतने और हारने के तरीके, इनाम, लाइफ और स्कोर, ये सारी चीजें गेम डिजाइन से जुड़ी होती है और अच्छा गेम बनाने के लिए इन सभी का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप गेम डिजाइनिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों पर काम करना होगा।
आपको अपनी पूरी कल्पना और कलाकारी का उपयोग करके ऐसे गेम तैयार करने का मौका मिलेगा जो मजेदार, चुनौती भरे हों और साथ ही कुछ सिखा भी सकें। विजुअल डिजाइनर। इन दिनों गेम के साथ खिलाड़ी एक खूबसूरत, आकर्षक दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैप और शहरों से लेकर हर चीज का निर्माण और पात्र, हर चीज को बारीकी से बनाया गया है ताकि यूजर उसके आकर्षण में बंध जाएं और उसे अभूतपूर्व अनुभव हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों की बदौलत आपको कैंडी क्रश के प्यारे प्यारे कैरेक्टर और नजारे और सबवे सर्फर की रंग बिरंगी ट्रेन मिलती हैं? ये सब विजुअल डिजाइनर देते हैं। गेम डिजाइनर की ही तरह विजुअल डिजाइनर के काम का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। जैसे कैरेक्टर डिजाइनर गेम के सभी कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। छोटे और कम जटिल गेम के लिए भी एक खास तरीके का कैरेक्टर बनाना होता है जो गेम के थीम के अनुरूप हो। हालांकि बहुत बार बड़े और अधिक लोकप्रिय गेम में बहुत जटिल कैरेक्टर बनाने होते हैं। ऐसे कैरेक्टर बनाने के लिए आपको बहुत अधिक मनोयोग से अपनी पूरी कलाकारी के साथ काम करना होता है, क्योंकि यहाँ आपको उन्हें एक बैकग्राउंड, कहानी और व्यक्तित्व देना होता है। इसी तरह अगर आप एनवायरमेंटल डिजाइनर के रूप में काम करते हैं तो आपको गेम के लिए अलग अलग दृश्य, भवन और नजारे बनाने होते हैं और ध्यान रखना होता है कि विजुअल की स्टाइल और रंग वगैरह गेम के पूरे स्वरूप के साथ सही ढंग से मेल करें। लाजवाब है ना? आप ऐसे नजारे, ऐसी जगहें, भवन और शहर बना सकते हैं जिनकी अब तक आपने केवल कल्पना ही की होगी। तो आप देख सकते हैं कि गेमिंग उद्योग आज मल्टी मिलियन डॉलर का अनुभव बन चुका है। यानी आपकी रुचि और महारत जिस भी क्षेत्र में हो, आपके लायक कोई न कोई काम यहाँ मौजूद होगा। अगर आपको गेम का बहुत शौक है और आप अपनी कलाकारी को नई दिशाएं देना चाहते हैं तो गेमिंग उद्योग में निश्चित रूप से आपकी कुशलताओं का उपयोग हो सकता है। गेम और गेमिंग के अनुभवों को परिभाषित करने वाली बातें। आपने बहुत से गेम देखे या खेले होंगे। गेमिंग की विशाल दुनिया में आपको कुछ गेम अपनी पसंद के मिलेंगे और कुछ में आपको कोई रुचि नहीं होगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसका कारण है प्लेइंग एक्सपीरियंस, खेलने का अनुभव। हर गेम को खेलने का अनुभव अलग होता है और ये अनुभव ही उसे दूसरे गेम से अलग बनाता है। प्लेइंग एक्सपीरियंस बनाने में बहुत से पहलू काम करते हैं। ये पहलू खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और अच्छी तरह से बनाए जाने पर उनसे ऐसा खास अनुभव मिलता है जिससे खिलाड़ी उस गेम को बहुत अधिक पसंद करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि मशहूर मोबाइल गेम टेंपल रन 1 और टेंपल रन 2 अमेरिकी स्वतंत्र वीडियो गेम कंपनी इमांगी स्टूडियोज ने डेवलप किया था? तो ये पहलू क्या है? गेम का सबसे पहला पहलू है कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष, यानी एक चुनौती जिसे खिलाड़ी को पार करना होता है। इससे खिलाड़ी जुड़ाव महसूस करते हैं और दुश्मनों को हराकर या समाधान पाकर उन्हें उपलब्धि सा अनुभव होता है। दूसरी खास बात है विजुअल गेमिंग एनवायरनमेंट। आकर्षक दिखने वाले गेम हमेशा आगे रहते हैं। इस तरह से सही थीम और कहानी से आकर्षण का स्वाद बना रहता है। किसी सफल गेम के लिए जरूरी है कि गेम के पात्र, प्लॉट, तनाव, समाधान वगैरह की योजना अच्छी तरह से बनाई जाए। इसके लिए कहानी विकसित करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इससे जो फायदे मिलते हैं वे भी प्लेइंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। साउंड इफेक्ट। Yeah, boy.
Monster kill. Rampage. Headshot. Humiliation. Multi-kill. क्या आप ये साउंड इफेक्ट पहचान सकते हैं? गेमर को जोड़े रखने के लिए आवाज का जादू भी बहुत काम का पहलू होता है। माहौल बनाने के लिए नजरों के साथ ही आवाज की भूमिका भी अहम होती है। भारत में खेले जाने वाले कुछ मशहूर गेम्स हैं पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, डर्ट रैली, प्रिंस ऑफ पर्शिया और गेम ऑफ सुल्तान। ये गेम बेहतरीन उदाहरण हैं। इनमें गेमिंग एनवायरनमेंट, बेहतरीन साउंड इफेक्ट, सही ढंग से बनाए गए पात्र और रोचक थीम एवं कहानी जैसे सारे जरूरी एलिमेंट शामिल हैं। अगर आप 2PI इंटरैक्टिव, 99 गेम्स और अपार गेम्स जैसी सफल भारतीय गेमिंग कंपनियों के गेम देखें तो पाएंगे कि उन्होंने अपने गेम में सारे जरूरी पहलू सही ढंग से शामिल किए हैं। ये उनकी सफलता का मुख्य कारण है, जो पक्का करता है कि उनके खिलाड़ी पूरी तरह से उनकी बनाई दुनिया में डूबे रहते हैं। क्या आप जानते हैं, सुपर मारियो गेम का मारियो सच में कभी अपने सिर से ईंटों को नहीं तोड़ता। अगर आप उसे नजदीक से देखें तो पाएंगे कि वो उन पर मुक्का मारता है। माना जाता है कि ऊब से बचने के लिए गेमर को अच्छी चुनौतियों की जरूरत होती है, यानी उनका रुझान बनाए रखने के लिए हैरानी, अनूठी चुनौतियां और घटनाएं जरूरी होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लाइव टूर्नामेंट और सफारी, जिसका प्रबंध कभी-कभी पोकेमॉन गो में होता है। इससे गेम के शौकीनों को कुछ अधिक खास मिलने की उम्मीद रहती है और जो गेम के आसपास एक समुदाय बनाते हैं। खिलाड़ी बार बार वापस आएं, इसके लिए मुकाबले और जुड़ाव जरूरी होते हैं। आपने ऑनलाइन गेम रूम में दोस्तों और अनजानों के साथ लूडो और क्विज जैसे ऑनलाइन गेम भी खेले होंगे। ये मुकाबला और समुदाय बनाने के बेहतरीन उदाहरण हैं। डेवलप करने के अलावा गेमिंग टीम के प्रोफेशनल्स गेमिंग के सारे पहलुओं पर ऐसे काम करते हैं जिससे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अच्छा अनुभव मिले। गेम डेवलपमेंट में भूमिकाएं तय करना। अब जबकि हम टीम के विषय पर आ चुके हैं, आइए देखें गेम डेवलपमेंट में किस तरह की भूमिकाएं तय की जा सकती है। डिजाइनर। गेम डिजाइनर गेम प्ले बनाकर नियम और शर्तें तय करता है और गेम की संरचना तैयार करता है। उसके काम में यूजर इंटरफेस, ग्राफिक और कैरेक्टर डिजाइन करना और गेमिंग एनवायरनमेंट के नजारे डेवलप करना शामिल है। उसके साथ कलाकार काम करते हैं जो अलग-अलग दृश्यों, विचारों और रुझानों के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों से काम करते हैं। प्रोग्रामर को हम कैसे भूल सकते हैं? सबसे जरूरी आधार कोड बेस होता है। प्रोग्रामर्स की टीम गेम के अंदर लॉजिक लिखती है और यूजर को मौका देती है कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ गेम को जोड़ सकें। हमने अलग-अलग लेवल और घटनाओं के साथ हैरानी में डालने वाले गेमर्स की चर्चा की। ये काम इतना अधिक जरूरी है कि इसके लिए एक भूमिका रखी गई है, लेवल डिजाइनर, जो किसी गेम के अलग-अलग लेवल डिजाइन करने के साथ ही वो लॉजिक तैयार करते हैं जिनके आधार पर खिलाड़ी अलग-अलग लेवल्स पर पहुंचते हैं। हर लेवल के साथ जुड़े इनाम और कंटेंट भी वे ही तय करते हैं। गेम एनवायरनमेंट बदलने वाले दो पहलू कौन से हैं? हाँ, सही बताया, वे हैं विजुअल और साउंड। ये साउंड मामूली ऑडियो फाइल नहीं होती, इन्हें साउंड इंजीनियर खास तौर पर तैयार करते हैं। साउंड इंजीनियर का काम हर तरह के साउंड इफेक्ट, म्यूजिक और साउंड प्रोग्रामिंग करने का होता है। क्या हम कोई जरूरी भूमिका भूल रहे हैं? गेम टेस्टर। ये क्वालिटी का भरोसा दिलाने का काम करते हैं, जो गेम के प्रवाह और गुणवत्ता की जांच करते हैं।
इसके लिए ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो गेम को इतने ध्यान से खेले कि छोटी से छोटी कमी भी न रह जाए और यूजर को गेमिंग का बेहतरीन अनुभव मिले। क्या आप जानते हैं, मशहूर गेम एनवायरनमेंट के निर्माता को पिज्जा खाते समय इसे बनाने का विचार आया था। विचारों को बनाना और रूप देना। अब तक हमने देखा कि एक बेहतरीन गेम बनाने के लिए बहुत सी चीजों पर ध्यान रखना होता है। अब इन सारी चीजों को ड्राइंग बोर्ड पर लाने का और असली गेम तैयार करने का समय आ गया है। इसके लिए टीम को कॉन्सेप्ट, विचार और निवेश के लिए काम करना होगा। आसान रूप में गेम कॉन्सेप्ट किसी गेम के पीछे का विचार है जिसे कागज पर आसान तरीके में उतारा जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट पर खुद पैसा नहीं लगा रही तो आपको निवेशकों या पब्लिशर्स ढूंढने होंगे जो आपको गेम बनाने के लिए जरूरी धन दे सकें। आर्ट टीम को जानना होता है कि वे किस तरह का गेम बनाने जा रहे हैं। इन्हें 2D में बनाना है या 3D में। अपने गेम के मुख्य विचार के साथ ही गेम को समझाने वाली मुख्य बातों को और हर खिलाड़ी के काम को बताने की भी जरूरत होती है। ये क्षेत्र गेम की कठिनाई और गहराई बताएगा और इसमें गेम के लक्ष्य शामिल होंगे, जैसे महल बचाने के लिए खिलाड़ी का क्या इस्तेमाल करें, कौन सी चीजें इकट्ठी करें और आगे कैसे बढ़ें। यूजर को पूरी तरह से गेम की स्टाइल पता होनी चाहिए और देखकर ही इसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टोरी लाइन बनाने, विचारों को बनाने और विकसित करने वगैरह में काफी मेहनत लगती है, लेकिन इन्हीं सब से गेम का दिल बनता है जो खिलाड़ियों को गेम के साथ जोड़ता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं, डेवलप करने के भी कुछ मुख्य भाग होते हैं। आइए उन पर नजर डालें। डेवलप करने के भाग यानी फेज। दोस्तों, गेम डेवलप करने का काम 3 फेजेस में होता है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। पहला फेज प्री प्रोडक्शन का है। योजना स्तर पर जिन विचारों को रखा जाता है उन्हें साकार रूप देने का काम इस स्टेज में करते हैं। यहाँ लेखक, कलाकार, डिजाइनर, डेवलपर, इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीड काम करते हैं। उन्हें गेम के अलग अलग पहलू जैसे पात्र, इंटरफेस, कलर स्कीम वगैरह पर काम करके देखना होता है कि गेम किस तरह का दिखेगा, महसूस होगा और खिलाड़ी इस पर कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सब कुछ तय हो जाने पर असल गेम डेवलप करने का काम शुरू होता है। दूसरा फेज प्रोडक्शन का है। वीडियो गेम डेवलप करने में सबसे पहले डिजाइनर और कलाकारों की टीम को थीम और कहानी के मुताबिक पात्र का मॉडल बनाना होता है। फिर साउंड इंजीनियर को साउंड और ऑडियो प्रोग्रामिंग पर काम करना होता है। लेवल डिजाइनर गतिशील, प्रभावशाली एनवायरनमेंट बनाते हैं जो अलग अलग तरह के प्ले स्टाइल के लिए सही हो। डेवलपर और प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखते हैं जिससे गेम के अंदर की हर चीज सजीव हो जाए। जैसा कि पहले कहा गया है, गेम टेस्ट करना प्रोडक्शन का अहम भाग है जिससे गेम की गुणवत्ता और प्रवाह जांचा जाता है। क्या आप जानते हैं, कैंडी क्रश नवंबर 2012 में लॉन्च हुआ था और 6 महीनों के अंदर ये सबसे अधिक खेला जाने वाला गेम बन गया था, जिसे केवल 2012 के दिसंबर में 1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया था। तीसरा और आखिरी फेज पोस्ट प्रोडक्शन है। गेम रिलीज करने का मतलब है बेस्ट यानी सबसे बढ़िया की उम्मीद करना। ये समझना कि किस समय गेम रिलीज किया जाए सफलता की कुंजी है। इस काम में लगी टीम को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे दर्शक
कहाँ के निवासी है, जिससे वे इसके साथ अधिक से अधिक जुड़ सकें। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग, एक्सप्लोरर व्यूज को बदलना। चूंकि आप अक्सर विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपने तरीके से उसे व्यक्तिगत करें ताकि उसके साथ काम करना और थोड़ा आसान हो जाए? वहां कई सारे ऐसे तरीके हैं जो विंडोज एक्सप्लोरर को आपकी पसंद के अनुसार बनाता है। विंडोज एक्सप्लोरर में 6 बड़े विभागों के साथ बाईं तरफ नेविगेशन पेन स्थित हैं। क्विक एक्सेस, वन ड्राइव, दिस पीसी, लाइब्रेरीज, नेटवर्क और होम ग्रुप। क्विक एक्सेस विभाग आप जिन फोल्डर्स को अक्सर ब्राउज करते हैं और फाइल्स जिन्हें आपने अभी-अभी एक्सेस किया उनकी सूची दिखाता है। आप इस विभाग में अपने पसंदीदा फोल्डर्स और लाइब्रेरीज के तुरंत एक्सेस के लिए उन्हें पिन कर सकते हैं। लाइब्रेरीज फाइल एक्सप्लोरर में नहीं दिखती जब तक आप नहीं चाहते। नेविगेशन पेन में मुख्य फोल्डर्स में बनाए गए फोल्डर्स मुख्य फोल्डर्स के नीचे इंडेंट दिखाई देते हैं। सब फोल्डर्स उनके पेरेंट फोल्डर्स के नीचे इंडेंट दिखाई देते हैं। तो फोल्डर प्रणाली फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के लिए तैयार की गई है। फोल्डर प्रणाली को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहा जाता है। जब आप नेविगेशन पेन की जगह में अपने माउस को हिलाते हैं तो आप हर फोल्डर के आगे एक छोटा सा एरो देखते हैं जो सब फोल्डर्स हैं। फोल्डर को विस्तारित करने के लिए एरो पर क्लिक कीजिए। विस्तारित सूची को संक्षिप्त करने के लिए परिणाम एरो पर क्लिक कीजिए। नेविगेशन पेन के दाईं तरफ का डिटेल्स पेन फाइल के बारे में विवरणों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि फाइल की साइज, फाइल टाइप और उसे तैयार की जाने की तारीख। एक्सप्लोरर विंडो के सबसे ऊपर बैक और फॉरवर्ड बटन्स होते हैं। अन्य फोल्डर्स या लाइब्रेरीज जिन्हें आपने मौजूदा विंडो को बंद किए बिना ही पहले से खोली हैं, उन्हें नेविगेट करने के लिए इन बटन्स का उपयोग कीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार फाइल एक्सप्लोरर विंडो के सबसे ऊपर बाईं तरफ स्थित है। डिफॉल्ट रूप से इस टूल बार में 3 बटन्स शामिल है। रिबन के ऊपर चेक मार्क आइकन पर चयनित फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए क्लिक कीजिए और रिबन के ऊपर के फोल्डर आइकन पर नया फोल्डर तैयार करने के लिए क्लिक कीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए डाउन एरो का उपयोग कीजिए। रिबन इंटरफेस में फाइल, होम, शेयर और व्यू टैब्स पर अत्यधिक आधुनिक कार्य उपलब्ध हैं। फाइल टैब आपको पहले से ही सक्रिय मौजूदा फोल्डर के साथ नया उदाहरण खोलने की अनुमति देता है। होम टैब में कॉपी और पेस्ट जैसे मानक विकल्प हैं। शेयर टैब का उपयोग विशेष फाइल्स या फोल्डर्स को जिप आर्काइव को भेजने के लिए, दस्तावेज की प्रिंट या फैक्स के लिए, सीडी या डीवीडी डिस्क के लिए फाइल्स को बर्न करने के लिए या विंडोज के नेटवर्किंग टूल्स का उपयोग करके उन्हें शेयर करने के लिए किया जा सकता है। व्यू टैब नेविगेशन पेन को सक्षम या अक्षम करने में मदद करता है। प्रीव्यू पेन और डिटेल्स पेन बाईं तरफ दस्तावेज के घटकों की समीक्षा को दिखाता है। लेआउट विभाग में आप फाइल्स के प्रदर्शन के तरीके के लिए विभिन्न व्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आइकन पर क्लिक करने से कई सारे उन्नत विकल्प उपलब्ध होते हैं। फॉरवर्ड बटन के आगे स्थित बड़ा सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स होता है। उसे ब्रेड क्रम्स बार भी कहा जाता है। ये उस फोल्डर पाथ को प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग विभिन्न फोल्डर या लाइब्रेरी को नेविगेट करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पाथ में किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके पाथ के माध्यम से पीछे जाने के लिए भी किया जा सकता है। आप फोल्डर के आगे स्थित दाएं एरो पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप ड्रॉप डाउन सूची के रूप में उस फोल्डर के बाहर के शाखाओं के सभी सब फोल्डर्स को देख सकें। एक्सप्लोरर विंडो के सबसे ऊपर दाईं तरफ स्थित अन्य बॉक्स ही सर्च बॉक्स है।
आप इसका उपयोग अपनी प्रणाली पर फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। उसमें केवल फाइल या फोल्डर का नाम या उसके किसी भाग को एंटर कीजिए। जैसे ही आप अपनी श्रेणी टाइप करते हैं, एक्सप्लोरर उन आइटम्स की सूची दिखाता है जो आपके सर्च के साथ मेल खाती है। फाइल सूची में किस प्रकार फाइल्स को संगठित किया जाता है, इसे बदलने के लिए कॉलम हेडिंग्स का उपयोग कीजिए। जैसे कि आप फाइल्स और फोल्डर जिस क्रम में प्रदर्शित हैं, उस क्रम को बदलने के लिए कॉलम हेडिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों से फाइल्स को फिल्टर करने के लिए अपना माउस पॉइंटर कॉलम हेडिंग्स पर रखिए और दाईं तरफ प्रदर्शित डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। जैसे कि अगर आप उन सभी फाइल्स को देखना चाहते हैं जो आज विशेष फोल्डर में संशोधित की गई है, डेट मॉडिफाइड कॉलम के नीचे स्थित डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, फिर टुडे बॉक्स पर क्लिक कीजिए। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करना और एक्सप्लोरर व्यूज को बदलना। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। फोल्डर्स और लाइब्रेरीज को तैयार करना। फोल्डर्स आपके कंप्यूटर पर फाइल्स को संग्रहित और व्यवस्थित रखने का सुविधाजनक तरीका है। जैसे कि आप शायद डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स फोल्डर्स में फोल्डर तैयार करना चाहते हैं, जिससे आपको अपनी फाइल्स का प्रबंधन करने में मदद होगी। आप कितनी भी संख्या में फोल्डर्स तैयार कर सकते हैं और यहां तक कि अन्य फोल्डर्स में फोल्डर्स को संग्रहित कर सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पर फोल्डर तैयार करते हैं। डेस्कटॉप के खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए और फिर न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। नए फोल्डर के लिए नाम टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपने तैयार किया हुआ नया फोल्डर डेस्कटॉप पर नजर आता है। आप नया फोल्डर तैयार करने के लिए Ctrl+Shift+N इस कीबोर्ड शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं। नए फोल्डर को मौजूदा फोल्डर में समान तरीके से तैयार किया जा सकता है। आप विंडोज एक्सप्लोरर टूल बार का उपयोग करके भी नया फोल्डर तैयार कर सकते हैं। होम टैब पर न्यू फोल्डर पर क्लिक कीजिए। कृपया ध्यान दीजिए कि स्क्रीन पर दिखाए हुए निम्नलिखित कैरेक्टर्स का उपयोग फोल्डर या फाइल के नाम में नहीं किया जाता। फाइल एक्सप्लोरर में लाइब्रेरीज देखने के लिए व्यू टैब पर क्लिक कीजिए और नेविगेशन पेन शो लाइब्रेरीज को सिलेक्ट कीजिए। आप नेविगेशन पेन में राइट क्लिक और शो लाइब्रेरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए नेविगेशन पेन में लाइब्रेरीज फोल्डर पर क्लिक कीजिए और फिर रिबन में होम पर क्लिक कीजिए। अब न्यू समूह में न्यू आइटम लाइब्रेरी को सिलेक्ट कीजिए। आप दाएं पैनल के खाली जगह में राइट क्लिक कीजिए और न्यू लाइब्रेरी को सिलेक्ट कीजिए। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा फोल्डर्स और लाइब्रेरीज को तैयार करना।
आ जाओ। हे सिद, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे इस नए कंप्यूटर के लिए तुम्हें बधाई देने आया हूँ भाई। शुक्रिया जय, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ? हे भगवान, मैं तो आज बाल बाल बच गया। हे तिरी, सिद्ध का दोस्त आया है और वो अपने उस नए कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं। असल में मेरा काम बहुत यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सिड, इसके लिए पहले अपना डाटा ठीक करो। जैसे तुम हर एक विषय के लिए अलग नोटबुक बनाते हो, वैसे ही ये डाटा तुम्हें कंप्यूटर में अलग से रखना चाहिए। क्या उसने अभी डाटा कहा? ये डाटा क्या होता है? सिड, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर कुछ करने से पहले हम कुछ खा सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है सिड। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में बहुत खास चीज रखी है। ओ, वो दोनों कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी काम है उसके व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। अब इसमें दिलचस्प क्या है? ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वो लोग जो कह रहे हैं वो तुम कर पाते हो तो तुम जीनियस हो। तिरी, मैं सोच रहा था कि इस बार तुम्हें समझाने का मौका दे ही दूं। पहले मैं तसल्ली कर लूं कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। देखो, सब कुछ जिसमें आवाज, छवियां और पाठ का समावेश होता है उसे डेटा कहते हैं, और लिखित डॉक्यूमेंट्स, चलचित्र, संगीत, ये सभी डेटा के ही रूप हैं। इस कच्चे माल पर एक बार प्रक्रिया करने के बाद इसे जानकारी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ओह, अच्छा। और कंप्यूटर अपने आप तुम्हारा डेटा डॉक्यूमेंट के रूप में संग्रहित करता है, जिसे तुम इनपुट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुम अपने खिलौने अलग अलग जगह पे रखते हो और चीज अलग रखते हो, उसी तरह तुम अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की फाइलें बना सकते हो। ओह, ये तो बहुत आसान है। तो ये फाइल अलग से संग्रहित होती है, जैसे तुम्हारे पत्र, स्मरण लेख इत्यादि .docx के नाम से संग्रहित होते हैं, और डॉक्यूमेंट फाइल्स वर्ड प्रोसेसर द्वारा निर्मित होती हैं। लेकिन ये .docx क्या है? ये फाइल नाम का एक्सटेंशन होता है जो डॉक्यूमेंट को संग्रहित करने में इस्तेमाल करते हैं। तुम इसे प्रत्यय भी कह सकते हो। ये फाइल नाम को अलग रखता है एक बिंदु से। उदाहरण के तौर पर मेरी कहानी .docx। ओह, अच्छा, तो ऐसा है। और हाँ, बजट और चार्ट्स XLSX के नाम से वर्कशीट फाइल में संग्रहित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के द्वारा बनते हैं। तुम अपनी प्रेजेंटेशन फाइल भी संग्रहित कर सकते हो .pptx के नाम से, जो कि बनती है प्रेजेंटेशन ग्राफिक से। ओह, ठीक है, ये सब मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन ओह, कमाल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर चीजों को व्यवस्थित करने में इतनी मदद करता है। मैं ये सोच रहा था तेरी, ये सब चीजें तुमने सीखी कहाँ से? व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। ई कॉमर्स के फायदे की वजह से स्मॉल बिजनेसेस के अच्छे दिन आए हैं। साथ ही वो दूसरे शहरों के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सच्चाई और भरोसा दोनों की जरूरत होती है। यही बातें छोटे व्यापारी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के जरिए पाते हैं।
क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ व्यापार करते समय उनके साथ निजी संपर्क बनाए रखने में और तुरंत सेवा प्रदान करने में ये मददगार साबित होता है। इंस्टॉल करने से शुरुआत करते हैं। फोन नंबर एंटर करें, 6 डिजिट कोड एंटर करके नंबर वेरीफाई करें। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर में आप अपने व्यवसाय का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस नेम एंटर करें और अब अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ मैं अपैरल एंड क्लोथिंग सिलेक्ट करती हूँ। आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मार्केटिंग के लिए बेहतरीन टूल है। उसे क्रिस्प और कैची रखें। और एक फीचर जिसकी वजह से आपका बिजनेस और भरोसेमंद हो सकता है वो है आपके बिजनेस का एड्रेस। यहाँ एंटर करें। बिजनेस प्रोफाइल सेट करने के बाद अब हम अन्य बिजनेस टूल्स देखते हैं, जैसे कैटलॉग क्रिएशन। बिजनेस टूल्स पर टैप करें, कैटलॉग सिलेक्ट करें और अब ऐड इमेजेस पर क्लिक करें। आपके पास पहले से मौजूद प्रोडक्ट की फोटोज सिलेक्ट करें। आइटम नेम एंटर करें, साथ ही प्राइस भी एंटर कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कैटलॉग तैयार होने के बाद व्हाट्सएप उसे रिव्यू करेगा और अप्रूव होने के बाद कस्टमर्स उसे बिजनेस प्रोफाइल में देख सकते हैं। कैटलॉग के जरिए आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि बिजनेस प्रोफाइल कैसे दिखती है। पहले एंटर की हुई सारी जानकारी यहाँ हम देख सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पर टैप करके आप अन्य जानकारी भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस आवर्स, अब इसे सेव करें और हो गया। आसान होने के साथ ही ये बहुत उपयुक्त है। आपके पहचान के छोटे व्यापारियों को व्हाट्सएप बिजनेस की जानकारी देकर मदद करें। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। ई कॉमर्स के फायदे की वजह से स्मॉल बिजनेसेस के अच्छे दिन आए हैं। साथ ही वो दूसरे शहरों के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सच्चाई और भरोसा दोनों की जरूरत होती है। यही बातें छोटे व्यापारी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के जरिए पाते हैं। क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ व्यापार करते समय उनके साथ निजी संपर्क बनाए रखने में और तुरंत सेवा प्रदान करने में ये मददगार साबित होता है। इंस्टॉल करने से शुरुआत करते हैं। फोन नंबर एंटर करें, 6 डिजिट कोड एंटर करके नंबर वेरीफाई करें। यहाँ प्रोफाइल पिक्चर में आप अपने व्यवसाय का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस नेम एंटर करें और अब अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ मैं अपैरल एंड क्लोथिंग सिलेक्ट करती हूँ। आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मार्केटिंग के लिए बेहतरीन टूल है। उसे क्रिस्प और कैची रखें। और एक फीचर जिसकी वजह से आपका बिजनेस और भरोसेमंद हो सकता है वो है आपके बिजनेस का एड्रेस। यहाँ एंटर करें। बिजनेस प्रोफाइल सेट करने के बाद अब हम अन्य बिजनेस टूल्स देखते हैं, जैसे कैटलॉग क्रिएशन। बिजनेस टूल्स पर टैप करें, कैटलॉग सिलेक्ट करें और अब ऐड इमेजेस पर क्लिक करें। आपके पास पहले से मौजूद प्रोडक्ट की फोटोज सिलेक्ट करें। आइटम नेम एंटर करें, साथ ही प्राइस भी एंटर कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कैटलॉग तैयार होने के बाद व्हाट्सएप उसे रिव्यू करेगा और अप्रूव होने के बाद कस्टमर्स उसे बिजनेस प्रोफाइल में देख सकते हैं। कैटलॉग के जरिए आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि बिजनेस प्रोफाइल कैसे दिखती है। पहले एंटर की हुई सारी जानकारी यहाँ हम देख सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पर टैप करके आप अन्य जानकारी भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस आवर्स,
अब इसे सेव करें और हो गया। आसान होने के साथ ही ये बहुत उपयुक्त है। आपके पहचान के छोटे व्यापारियों को व्हाट्सएप बिजनेस की जानकारी देकर मदद करें। शेयरिंग बिग फाइल्स थ्रू व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम व्हाट्सएप में संभाषण करने के लिए इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियोस शेयर करने में काफी समय बिताते हैं। हम सबके लिए फाइल अटैच करके शेयर करना काफी आसान हो गया है। हमने व्हाट्सएप पर वीडियोस और फोटोग्राफ्स शेयर करना देखा है। साथ ही आजकल बर्थडे ग्रीटिंग्स, बर्थडे इनविटेशंस और वेडिंग इनविटेशंस भी व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं। पर कई बार ऑफिस में कलीग के साथ कोई बड़ी फाइल शेयर करना हमारे लिए जरूरी होता है। जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करके ऐसी फाइल शेयर करते हैं, तब मोबाइल डेटा की वजह से फाइल साइज में रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। पर जब हमें व्हाट्सएप पर कोई फाइल जल्दी शेयर करनी हो, मान लीजिए 40 MB से ज्यादा की, तो चिंता की कोई बात नहीं, ये हो सकता है। और इसके लिए आपको चाहिए वेब व्हाट्सएप और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट किया हुआ लैन कनेक्शन। व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करके बड़ी फाइल्स शेयर करने के कुछ टिप्स हम देखेंगे। व्हाट्सएप वेब पर लॉगिन करें, चैट विंडो में जाएं, जहां से आप आपका वीडियो शेयर कर सकते हैं। अटैचमेंट पर क्लिक करें और आप जो वीडियो शेयर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं जो वीडियो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो 50 MB का है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद सेंड पर क्लिक करें। लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कनेक्ट किए हुए लैन की वजह से वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा और इस कॉन्टैक्ट को देखने के लिए उपलब्ध होगा। एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद आप कभी भी ये वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर या फॉरवर्ड कर सकते हैं। है ना ये आसान? गूगल असिस्टेंट, रीडिंग मैसेजेस अलाउड। कार चलाते समय आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर आपको मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपका आपके सीनियर्स के साथ एक महत्वपूर्ण संभाषण चल रहा है। आपको देरी हो रही है और आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। इस वजह से आप गाड़ी को रोककर मैसेज पढ़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप आपके स्मार्टफोन में मौजूद गूगल असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। अगर आप गूगल का मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो आप गूगल असिस्टेंट को मैसेज पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। वो आपको मैसेजेस पढ़ के सुनाएगा और साथ ही मैसेज को रिप्लाई करने के बारे में भी पूछेगा। है ना ये आसान? तो अगली बार ऐसी स्थिति में गूगल असिस्टेंट की मदद लेना ना भूलें। व्हाट्सएप लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। व्हाट्सएप के अनेक उपयोगी फीचर्स में से एक है व्हाट्सएप वेब। इससे हम कंप्यूटर से भी व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने पब्लिक कंप्यूटर से व्हाट्सएप एक्सेस किया हो तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वजह से आपके व्हाट्सएप अकाउंट और डेटा की सुरक्षा को हानि पहुंच सकती है। पर चिंता की बात नहीं, इस संभावित हानि से बचने का एक आसान तरीका है और वो है व्हाट्सएप वेब से लॉग आउट होना। मेन्यू पर क्लिक करें और लॉग आउट पर क्लिक करें, बस इतना ही। और अगर आप कंप्यूटर से लॉग आउट करना भूल गए हैं, तो इससे पहले लॉगिन किए हुए सारे डिवाइसेस से आप रिमोटली भी लॉग आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपके स्मार्टफोन के व्हाट्सएप मेन्यू में जाइए। व्हाट्सएप वेब पर टैप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप लॉगिन किस समय हुआ था। साथ ही लॉगिंग लोकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता चल सकता है। लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस पर टैप करें, कंफर्म पर टैप करें। आपका व्हाट्सएप अकाउंट अब सेफ है। आपके पर्सनल कंप्यूटर से ही व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करें। काम होते ही सारे डिवाइसेस से लॉग आउट करना ना भूलें।
अब जबकि हमने होम रो में बटनों को टाइप करने का अभ्यास कर लिया है, तो कुछ आगे बढ़ने का और कुछ अतिरिक्त बटनों को सीखने का समय आ गया है। आप ध्यान देंगे कि टॉप रो के बटन अपने निचले संगत बटनों की अपेक्षा थोड़ा बाईं ओर स्थित होते हैं। हमारी उंगलियों के घुमाव के कारण ऐसा जानबूझकर किया गया है। आइए हम R और U बटन को देखें। बाएं हाथ की सांकेतिका का उपयोग R को टाइप करने के लिए किया जाता है और दाहिने हाथ की सांकेतिका से U को टाइप करते हैं। उंगलियों को सर्वप्रथम उनके आरंभिक स्थान पर रखा जाता है। आइए हम पहले R और फिर U टाइप करें। अब हम स्पेस दबाएं और फिर दोबारा R और U टाइप करें और एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अब अगली लाइन में हम अक्षरों को आपस में बदलें। अतः पहले एंटर, फिर U, R और फिर एक स्पेस और फिर कुछ और बार बीच में स्पेस देकर UR टाइप करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही किसी उंगली का उपयोग कोई अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है, उसे वापस अपनी होम रो पर आ जाना चाहिए, जिससे ये अगला अक्षर जहां भी हो उसे टाइप करने के लिए तैयार हो जाए। ये महत्वपूर्ण है कि अन्य जिन उंगलियों का उपयोग नहीं हो रहा, उन्हें होम रो की स्थिति में ही रखना चाहिए। शुरू में ये कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन अपना पूरा प्रयास करें। अभ्यास और समय के साथ अन्य उंगलियों को आराम की स्थिति में रखना आसान हो जाएगा। अपने हाथों को देखें। हाथों में उसी कोण में झुकाव हो जिस कोण में कीबोर्ड का झुकाव है। अपनी कलाइयों को डेस्क या कीबोर्ड पर आराम से पड़े न रहने दें। अपनी उंगलियों पर ध्यान दें। प्रत्येक बटन को अपनी उंगली के पैड से दबाएं, नाखूनों से नहीं। अब हम E और I बटनों पर काम करेंगे। हमें किस उंगली का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? हाँ, ठीक है, मध्यमा उंगलियों की। तो E के लिए बाईं मध्यमा और I के लिए दाहिनी मध्यमा। इस बार आइए हम EI टाइप करें और फिर एक स्पेस देकर फिर से EI टाइप करें। इस प्रक्रिया को हम कुछ और बार दोहराएं। पुनः याद रखें, एक बार आप एक अक्षर को टाइप करते हैं तो उस उंगली को अपने होम रो पर जरूर वापस आ जाना चाहिए। W बटन के लिए बाएं हाथ की अनामिका का उपयोग और O के लिए दाहिनी अनामिका का उपयोग होता है। जब मैं अपनी अनामिका से W बटन को टाइप करता हूं, तो मेरी अन्य सभी उंगलियां होम रो पर बनी रहती है और W टाइप करते ही मेरी अनामिका होम रो पर अपने मूल स्थान S पर वापस आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं अपनी दाहिनी अनामिका से O टाइप करता हूं, तब भी यही तकनीक सही होती है। आइए हम WO टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः WO टाइप करें। एक बार इसे दोहराएं। अब अगली लाइन पर जाएं और एंटर दबाएं और फिर OW टाइप करें और फिर एक स्पेस टाइप करके पुनः OW टाइप करें। एक बार फिर दोहराएं। बटनों को दबाने के लिए स्वयं को सही उंगलियों का उपयोग करने के लिए बाध्य करें। यदि आप भूल जाते हैं कि किस उंगली का उपयोग करना था, तो अभ्यास के साथ लगी तस्वीर को देखें। यह अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बटन दबाने के सही पैटर्न को विकसित कर रहे हैं। टाइप करना सीखना कोई जादू नहीं, इसके लिए धैर्य और बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब तक
हम एक बार में टॉप रो के 2 बटनों को देख रहे थे। ये दोनों हाथों की एक समान उंगलियों से संबद्ध थे। इस बार हम 2 बटनों Q और Y को सीखने जा रहे हैं, जिसमें दोनों हाथों की अलग-अलग उंगलियों का उपयोग होता है। इन स्थानों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। Q को बाएं हाथ की कनिष्ठा से टाइप करते हैं और Y को दाहिने हाथ की सांकेतिका से टाइप करते हैं। छोटी उंगली से टाइप करने के लिए अधिकांशतः अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी अन्य दैनिक गतिविधियों में इनका उपयोग अन्य उंगलियों की अपेक्षा कम होता है। छोटी उंगली का अभ्यास यथासंभव अधिक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके कीबोर्ड के पूरे बाएं और दाहिने सिरों के लिए जिम्मेदार होती हैं। वस्तुतः इनका उपयोग अन्य किसी भी उंगली की अपेक्षा अधिक अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है। आइए हम QY, QY, QY टाइप करें, फिर एक स्पेस देकर इसी क्रम को दोहराएं। इस टेक्स्ट को कुछ और बार दोहराएं। अब अगली लाइन में आइए हम इसी अल्फाबेट को 2 गुनी बार टाइप करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप करने के बाद उंगलियां अपने होम रो पर वापस आ जाती है। अगले जिन बटनों को हम देखेंगे वे हैं P और T। इन दोनों को भी दोनों हाथों की अलग-अलग उंगलियों से टाइप किया जाता है। इनके स्थानों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। P को दाहिनी हाथ की छोटी उंगली से टाइप करते हैं और T को बाएं हाथ की सांकेतिका से टाइप करते हैं। आइए हम P और T अल्फाबेट का उपयोग करके कुछ टाइपिंग करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप हो जाने के बाद होम रो पर वापस आ जाएं। क्या आप जानते हैं, अनकॉपीराइटेबल एक ऐसा 15 अक्षरों का एकमात्र अंग्रेजी शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया है। अंग्रेजी भाषा में डस पर खत्म होने वाले केवल 4 शब्द हैं: ट्रेमेंडस, हॉरेंडस, स्टुपेंडस और हजार्डस।